हमारे देश में कैंसर इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है? Obesity leads to many cancers. And obesity से ये 3-4 कैंसर बहुत कॉमन है, कोलोन, ब्रेस्ट और यूट्रस का कैंसर। सो मैं स्मोकर हूँ, मैं अल्कोहल भी लेता हूँ, मेरा फ्रेंड नहीं है, तो दोनों को कैंसर होने का इंसिडेंस अलग अलग हो सकता है बिकॉज आपका बायोलॉजिकल सिस्टम अलग है। सब कुछ सही कर रहे हैं और एक ऐसे इंसान को भी कैंसर हो जाता है। तो ये 2-3 फैक्टर है भी, आपका पोल्यूशन, आपका पैसिव स्मोकिंग एंड द जेनेटिक डिफेक्ट्स विच आर लीडिंग टू मोर कैंसर फॉर्मेशन इन नॉन एडिक्टेड पीपल। तो प्लास्टिक की मटेरियल यस, जो हम हेयर डाई और हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए मटेरियल यूज कर रहे हैं यस, दीज आर द सोर्स ऑफ अनकॉमन सोर्स ऑफ कॉजिंग कैंसर। हम लोग प्लास्टिक की बोतल में पानी रखते हैं और बहुत ही कॉमन है, ज़्यादातर हम सब अपने घरों में प्लास्टिक की बोतल रखते हैं जिसमें पानी होता है। क्या ऐसा पानी पीने से कैंसर हो सकता है? तो लोग जैसे पैकिंग वाला सामान लेते हैं तो उसमें अगर आप कई बार, मैंने भी नोट किया है कि उसमें कई बार छोटे छोटे फाइबर से दिखते हैं आपको, वो फाइबर इज प्लास्टिक फाइबर्स, दैट इज अडल्ट्रेशन बेसिकली, एंड वो कभी नहीं पचेंगे अंदर पेट में। शुगर की बात करते हैं, शुगर नहीं खानी चाहिए, शुगर नहीं खानी चाहिए। सो वन लेवल तक यस, दे आर राइट। क्या जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत तनाव में रहते हैं, परेशान रहते हैं, उन लोगों में कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा है? स्ट्रेस इनडायरेक्टली जरूर कनेक्टेड है कैंसर से। अब स्ट्रेस में क्या होता है कि स्ट्रेस में आपका इम्यून सिस्टम एक्चुअली डाउन होता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम डाउन होगा तो आपके जो इम्यून सेल्स हैं वो कैंसर सेल से नहीं लड़ पाएंगे। दुनिया भर में कैंसर के मामलों और उससे होने वाली मौतों की जो दर है उसमें कमी आ रही है और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन भारत में कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसा दावा है द लैंसेट जर्नल में छपी एक स्टडी का। अब इस स्टडी के मुताबिक साल 2023 में भारत में कैंसर के 14 लाख से 15 लाख मामले रिपोर्ट हुए थे और 12 लाख से ज्यादा मौतें हुई थीं। अब ये तो चिंता की बात है कि आखिर हमारे देश में कैंसर क्यों बढ़ रहा है। इसका जवाब आज आपको मिलेगा। हर इंसान कैंसर से बचने का एक रामबाण तरीका जानना चाहता है, लेकिन जिंदगी में हर चीज का शॉर्टकट मुमकिन नहीं है। अगर कैंसर जैसी बीमारी से बचना है तो उसके बारे में कुछ जरूरी बातें जानना बेहद जरूरी है। कैंसर का A to Z हमें समझाने आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर सुरिंदर कुमार दबास, चेयरमैन मणिपाल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर एंड ऑन्को रोबोटिक सर्जरीज नॉर्थ वेस्ट क्लस्टर मणिपाल हॉस्पिटल से। सेहत के इस खास एपिसोड में डॉक्टर साहब हमें लाइफ सेविंग टिप्स देने वाले हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। डॉक्टर दबास, आपका बहुत बहुत स्वागत है ललन टॉप पर। इस इंटरव्यू की शुरुआत मैं बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत ही एक ज़रूरी सवाल से करना चाहूँगी। एक इंसान के शरीर में जो उसके नॉर्मल सेल्स हैं वो कैंसर के सेल्स में क्यों बदलने लगते हैं और कब बदलने लगते हैं? देखो, जो नॉर्मल सेल्स हमारे हैं, हम एक वर्ड बोलते हैं, उनकी एक कंट्रोल्ड ग्रोथ होती है। कंट्रोल्ड मीन्स कि भी सेल बनेगा भी और टूटेगा भी, और वो एक मैकेनिज्म होता है, उसको हम अपने डीएनए के थ्रू कंट्रोल करते हैं। बट बाई चांस उस डीएनए में किसी वजह से भी कोई चेंज आता है, एंड उसको नॉर्मल वर्ड बोल देते हैं म्यूटेशन, चेंज। सो वो सेल ग्रोथ जो है वो एक तो कंट्रोल नहीं रहती, वो सेल एबनॉर्मल होने शुरू हो जाते हैं। तो एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ को हम कैंसर सेल्स की तरफ ले जाते हैं। और अगर ये अनकंट्रोल्ड होते हैं तो इनको बहुत सारे रीजंस होते हैं। अब रीज़न ऐसे भी होते हैं जो मॉडिफाई किए जा सकते हैं और कुछ है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो उसमें अगर मुझसे आप रीज़न पूछोगे क्या क्या रीज़न है ये जो सेल हमारे नॉर्मल सेल्स कैंसर सेल्स की तरफ जाते हैं, तो इसमें जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं उसमें सबसे ऊपर आजकल आता है लाइफस्टाइल, और यू सेन बिहेवियरल चेंजेस। फिर आपका ऑक्यूपेशनल और एनवायरमेंटल एक्सपोजर भी आता है, प्लस आपके कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं जिनको मैं इन्फेक्शंस बोलूँगा। तो ये फैक्टर्स हैं जो आपके डीएनए को चेंज कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होता रहे तो उसमें सेल चेंज होना शुरू होगा, डीएनए में म्यूटेशन आएगी, फिर आपका सेल अनकंट्रोल ग्रोथ होगी, देन इट कैन बिकम कैंसर सेल्स। फिर और चेंजेस आएंगे, वो कैंसर सेल फैलना शुरू करते हैं। सो ये फैक्टर्स जिसमें मैं आपको बोलता हूँ कि अभी लाइफस्टाइल, उसमें सबको पता है, स्मोकिंग, अल्कोहल, फिजिकल इनएक्टिविटी, ओबेसिटी, डाइट में जो हम खाते हैं प्रोसेस्ड मीट, रेड मीट, प्लस लैक ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, तो ये सारे फैक्टर्स आते हैं आपके लाइफस्टाइल में। एनवायरनमेंट में क्या आएगा कि मान लो कोई बंदा किसी फैक्ट्री में काम करता है, आर्सेनिक की काम में है या एस्बेस्टस एक मटेरियल है उसमें काम कर रहे हो, या बेंजीन एक डाई होती है उसमें यूज़ करो, तो इनका एक्सपोजर हमारे लंग्स की तरफ होता है, तो ये ब्लड कैंसर भी कर सकते हैं,
लंग कैंसर भी कर सकते हैं। ये आपके आगे एनवायरनमेंट, आपके ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, तो आपको काम करना ही है। फिर कुछ इन्फेक्शन है जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जिसमें बहुत कॉमनली आप बात करोगे हेपेटाइटिस बी एंड सी, सबको पता है लिवर कैंसर करते हैं। बट जो आज के टाइम का एक डिस्कशन है ना, वो HPV एक वायरस है, और यही एक वायरस है जिसका वैक्सीनेशन अभी कहते हैं ना, कैंसर वैक्सीन जो अवेलेबल हुआ है। और कोई ऐसे वैक्सीन अवेलेबल नहीं हुए हैं कि रशियन वैक्सीन दिस एंड दैट, वो नहीं। प्रिवेंटेबल में ये फैक्टर है HPV, और ये सबसे कॉमन कैंसर है थ्रोट कैंसर, वेरी कॉमन इन US बिकॉज ऑफ द ओरल सेक्स। सेकेंड सर्वाइकल कैंसर, एनल कैंसर। तो ये सब आपकी जो हैबिट्स हैं, ओरल सेक्स वाली, एनल सेक्स वाली, या मल्टीपल पार्टनर्स, कैन लीड्स टू HPV इन्फेक्शन लीडिंग टू HPV रिलेटेड कैंसर्स टू ऑल दीज एरियाज। तो ये फैक्टर्स हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। बट कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हैं जो बाई बर्थ आते हैं या बर्थ के बाद भी जेनेटिक्स चेंज हो सकती है, वो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। पर जेनेटिक फैक्टर्स अगर आप देखोगे, इट्स नॉट मोर देन 5 to 10%। बाकी सब आपका मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, जिसमें लाइफस्टाइल सबसे कॉमन है आज के टाइम पे। यानी ये चीज़ें ऐसी हैं मॉडिफाइबल, आपने बोला, जो हमारे बस में कुछ हद तक तो हैं। मतलब मैं बोलूँगा काफ़ी हद तक हमारे कंट्रोल में है, पर वो हद आपको पता है कि कितना आपको उसको कंट्रोल करना है। कैंसर किसी को भी हो सकता है, चाहे आप एडिक्ट हो टू द ऑल दिस फैक्टर्स लाइक अल्कोहल, टोबैको, या आप एडिक्ट नहीं हो। बट अगेन एक फैक्टर है कि भी उनको ज़्यादा होगा जो एडिक्शन में है, उनको कम होगा जो एडिक्शन में नहीं है। बट आप इसके इंसिडेंस मीन्स चांसेस कम कर सकते हो आप ये सारी चीज़ ना करके। सी मल्टीपल फैक्टर्स कमिंग टुगेदर, एक्टिंग ऑन वन DNA लीडिंग टू कैंसर फॉर्मेशन। नाउ वी हैव फ्यू फैक्टर्स, छोटे फैक्टर्स हैं, DNA कम चेंज होगा, कम चांस होंगे कैंसर के। सो टोबैको अगर आप लेते हो, चाहे किसी भी फॉर्म में लेते हो, चाहे स्मोकिंग है, चाहे चबाने में है, इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फैक्टर फॉर लीडिंग ऑल कैंसर्स फ्रॉम हेड टू टो, वी से दैट। सो है मॉडिफाइबल फैक्टर्स। अब एक्सपोजर कितना है, अब एडिक्शन कितना कर रहे हो, वो भी एक मैटर करता है। हर इंसान को, मैं स्मोकर हूँ, मैं 2 बीड़ी पीता हूँ, दूसरा स्मोकर 4 बीड़ी पीता है, इंसिडेंस सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, बिकॉज माई सेंसिटिविटी मे बी डिफरेंट टू अदर्स। हम अभी काफ़ी जो अलग अलग कार्सिनोजेंस हैं उन पे भी बात करेंगे, यानी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं हमारे आसपास जिनके संपर्क में हम आते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और जिनसे कैंसर का रिस्क बढ़ता है। काफ़ी तफसील से इस इंटरव्यू में हम उसके बारे में बात करेंगे। पर अगला सवाल मेरा आपसे ये है, मेरे पास एक रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, जो कि PIB में छपी थी, और उसके मुताबिक अगर 1 लाख लोग लिए जाते हैं, एक सैम्पल साइज लिया जाता है, तो उसमें से 100 लोगों को भारत में कैंसर डायग्नोज होता है। और इनफैक्ट ICMR विच इज़ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसकी भी एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक साल 2023 में लगभग 14 लाख से ज़्यादा लोगों को कैंसर डिटेक्ट हुआ था। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हमारे देश में, और हो सकता है ये आंकड़ा इससे ज़्यादा हो, क्योंकि बहुत सारे लोग शायद उनको पता भी नहीं चलता है, उनको वो इलाज भी नहीं मिल पाता है। अनफॉर्चुनेटली ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस देश में जो इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे देश में कैंसर इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ रहा है? आपको इसके पीछे क्या वजह लगती है? जैसे आपने डाटा की बात की ना, सी वो डाटा वो है जो हॉस्पिटल वाले लोग ICMR को सबमिट कर रहे हैं। एक्सेसिबिलिटी टू हेल्थ केयर हमारे देश में सबके पास नहीं है। सो इस डाटा को अगर मैं बोलूँगा तो आई विल मल्टीप्लाई बाई 10 टाइम्स, इतना कैंसर इंसिडेंस आज के टाइम पे है। इट्स नॉट 100 in 1 lakh, आई विल से इट इज़ गोइंग टू बी मोर देन मे बी अराउंड 1000। बिकॉज जो दूर दराज के गाँव हैं जहाँ फैसिलिटी नहीं है, उनको यही नहीं पता लगता उनको कैंसर है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड कैंसर, वीकनेस आती है शरीर में, और अगर उसको टाइमली कंट्रोल नहीं है तो महीने भर में डेथ हो जाती है लोगों की। जब तक वो हेल्थ केयर पे पहुंचते हैं, उसकी रिपोर्टिंग होती है, तब तक तो घर पे भी डेथ हो चुकी होती है। बहुत सारे लोगों को डायग्नोज होता है पर वो ट्रीटमेंट ही नहीं कराते, तो वो उसकी रिपोर्टिंग भी नहीं हो पाती है। सो रिपोर्टिंग इज अंडर रिपोर्टिंग इन आवर कंट्री। नाउ वाई द इंसिडेंस इज इंक्रीजिंग? देयर सो मेनी फैक्टर्स नाउ। अब सो मेनी फैक्टर्स में मैंने आपको बोला लाइफ स्टाइल इज़ वन फैक्टर। अगर आप देखोगे जनरेशन टू जनरेशन हाउ योर डाइट इज चेंजिंग। नाउ वी आर ऑन वेस्टर्न डाइट। द वेस्टर्न डाइट में आप मीट, प्रोसेस्ड मीट, सैचुरेटेड फैट, फ्रूट्स का मुझे नहीं लगता लोग कितना खाते हैं, वेजिटेबल्स, सैलेड धीरे धीरे कम हो रहा है, एंड द मीट कंजप्शन इज मोर। टोबैको, एल्कोहल, यस, मे बी टीनेजर्स आर यूजिंग मोर देन द ओल्डर जनरेशन। सो ये जो लाइफ स्टाइल चेंज हुआ,
एंड उसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर आ रहा है फिजिकल इनएक्टिविटी। पहले लोग बहुत काम करते थे, चाहे वो फार्मर थे, वो खेतों में काम कर रहे थे, या आप किसी वर्क प्लेस पे काम कर रहे हो, बट नाउअडेज फिजिकली इनएक्टिविटी इज़ वन फैक्टर लीडिंग टू ओबेसिटी। अब आप देखोगे बैरिएट्रिक सर्जरी का आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, पर बैरिएट्रिक सर्जरी मीन्स जो मोटापा कम करने के लिए इंजेक्शन जो आने लग गए। अभी मैं एक डाटा देख रहा था आपको, आज ऑगमेंटिन एक दवाई है जो सबसे ज़्यादा बिकती है पूरे कंट्री में, एंड कहते हैं कि करीबन 90 CR की सेल एक महीने में है। एक नई दवाई आई ओजेम्पिक के नाम से, वेट रिडक्शन की दवाई, और वो साल भर के अंदर नंबर 2 पे आ गई 88 CR पर मंथ। सो आप देखते हो ओबेसिटी कितनी है, एंड ओबेसिटी लीड्स टू मैनी कैंसर्स, जिसमें ब्रेस्ट, एंडोमेट्रियल में यूट्रस का कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर्स। सो ये फिजिकल इनएक्टिविटी, ओबेसिटी, अल्कोहल, टोबैको, डाइट, ये सब फैक्टर्स हैं जो अब बढ़ रहे हैं। अगेन पोल्यूशन, so pollution can be indoor, outdoor, whatever it is a factor for lung cancer basically. Then हमारे जो occupational hazard हैं, जो हम काम कर रहे हैं, अब फैक्ट्रीज जितनी आई हैं, नंबर्स ऑफ फैक्ट्री बढ़ गई हैं, वर्कर्स बढ़ गए हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी लॉन्गेविटी टू लाइफ भी बढ़ रही है। सो वी वर मोर एक्सपोज टू ऑल दिस कार्सिनोजेंस। हमारा लाइफस्टाइल, हमारी एज, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कैंसर के इंसिडेंस को बढ़ा रहे हैं। एक फैक्टर और है एक्सपोजर टू रेडिएशन। अब कोई मोबाइल से कोऑर्डिनेट करेगा, कोई कुछ बोलेगा। रेडिएशन कैंसर ट्रीटमेंट में भी काम आती है, बट हाई डोज रेडिएशन होती है। लो डोज रेडिएशन लीड्स टू कैंसर। सो लो डोज रेडिएशन एक्सपोजर कहाँ से हो रहा है? बिल्डिंग मटेरियल से हो रहा है, ग्राउंड से हो रहा है, रेडोन एक गैस है जो ग्राउंड से निकलती है। दिस ऑल फैक्टर्स आर लीडिंग टू मोर कैंसर फॉर्मेशन इन योर सेल, इन योर बॉडी बेसिकली। तो ये मल्टीफैक्टोरियल है, नॉट सिंगल फैक्टर, बट ये सारे फैक्टर्स मिला के आपका इंसिडेंस बहुत बढ़ा रहे हैं। अब आपने जो इतनी डिटेल में हमें समझाया है, इससे 2 बातें मेरे दिमाग में आ रही हैं। अभी आपने रेडिएशन की बात करी। अब बहुत लोग हो सकता है ऐसा सोचें कि जो फ़ोन वो इस्तेमाल करते हैं उससे भी रेडिएशन निकलता है, हो सकता है उससे कैंसर हो जाए। बहुत लोग लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं और वो अपने गोद में रख के लैपटॉप पर काम करते हैं। क्या इन चीज़ों से कैंसर हो सकता है? ये थोड़ा क्लियर कर दीजिए। देखो, ये ना जैसे ही मोबाइल आया था 2002-2003 की बात है, तो लोगों ने बहुत स्टडी करना शुरू किया कि मोबाइल से ब्रेन ट्यूमर्स का कोई एसोसिएशन है या नहीं है। सो हम स्टडीज़ में उसको नहीं कर पाए, बट किसी भी चीज़ को किसी से रिलेट करने के लिए 20 से 30 साल चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने आज यूज़ किया और आपको 2 साल बाद कैंसर हो जाएगा, नहीं। हम स्टडीज़ वाइज प्रूव नहीं कर पाए, बट ये फैक्ट है, ये प्रूवन फैक्ट है कि लो डोज एक्सपोजर टू रेडिएशन लीड्स टू कैंसर। एंड इसमें अगर आप एग्जाम्पल लोगे, आज भी कोरिया एंड जापान वे न्यूक्लियर इंसिडेंट हैपेंड, आज भी वहाँ पे थायराइड कैंसर इतना कॉमन है, 50 साल 60 साल हो गए, फिर भी वहाँ पे कैंसर कम नहीं हो रहा है। एंड वो एक्सपोजर टू रेडिएशन ही है। जितने भी आप हिली एरिया लोगे, हिली एरिया में एक्सपोजर टू रेडिएशन इज मोर बिकॉज ऑफ द माउंटेन्स, they are getting lot of cancers because of radiation exposure. Like thyroid cancer is very common. Go around the hills, Nepal, you go to east of our country, northeast, you go to Kashmir, you will find young girls with a lot of thyroid cancers, mainly females. ऐसा क्यों? महिलाओं में ज़्यादा क्यों? See, females का basically thyroid cancer का incidence ज़्यादा माना जाता है, maybe some genetic defect in that. And males में thyroid cancer का incidence कम होता है। सो जो एक्सपोज नेक है, एक्सपोज नेक पे रेडिएशन लगी यंग एज में, तो दैट लीड्स टू मोर कैंसर फॉर्मेशन इन थायराइड। तो ये जो रेडिएशन है, ये एक सिंपल वर्ड नहीं है। हमें नहीं पता कहाँ कहाँ से रेडिएशन एक्सपोज होती है और कहाँ कहाँ पे हमें इफेक्ट कर रही है। बिल्डिंग मटीरियल, इट लीड्स टू लॉट ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर। लास्ट 40 ईयर्स में यू सी लॉट ऑफ बिल्डिंग्स हैव कम अप। इतना कंस्ट्रक्शन मैंने तो नहीं देखा जितना लास्ट 40 ईयर्स में, और इंसिडेंस भी बढ़ा है, बट हम इसको कोरिलेट नहीं कर पाते क्योंकि उसके लिए स्टडी चाहिए। स्टडी हम रिसर्च करते नहीं हैं। और ये भी कहा जाता है कि माइक्रोवेव में खाना गर्म मत करिए। ये कुछ बहुत ही बेसिक गलतफहमियां शायद कह सकते हैं इन्हें, कि अगर आप माइक्रोवेव में खाना गर्म करते हैं तो आपको कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा है। सच या झूठ है ये? देखो, जब भी पहले खाना बनाते थे ना, तो एक स्लो प्रोसेस होता था। आप देखोगे, कंपेयर करोगे, अपने दाल बनानी, सब्जी बनानी, वट एवर, इट वाज स्लो हीट। स्लो हीट से आपके सारे न्यूट्रिएंट मेंटेन रहते थे। नाउ यू कैन डू माइक्रोवेव प्रोसेस्ड मीट। आई एम सेइंग कि प्रोसेस्ड मीट है, प्लस आप फास्ट ईटिंग कर रहे हो,
सो अब बेसिक चीज़ें जो हैं वो भी ख़राब हो रही हैं और उस चीज़ का जो प्रोसेसिंग वो बेटर नहीं है। आप खाने की भी बात कर रहे हैं कि हाँ, हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाने लगे हैं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाने लगे हैं जिसमें जंक फूड भी शामिल है। पर डॉक्टर साहब, अगर हम घर का भी खाना खाते हैं तो अब जो सब्जियां हैं उन पे कीटनाशक पड़ा होता है, यानी पेस्टिसाइड्स पड़ा होता है। आप घर लाते हैं, फल लाते हैं, सब्जियां लाते हैं, आप उनको धोते हैं पानी में अच्छी तरह, पर कुछ अमाउंट ऑफ कीटनाशक तो फिर भी आपके शरीर में जा ही रहा है। तो फिर अब इंसान करे तो करे क्या, खाए तो खाए क्या फिर? देखो वही कह रहा हूँ कि कुछ फैक्टर हैं जिनको मॉडिफाई कर सकते हैं और कुछ फैक्टर जिनको मॉडिफाई नहीं कर सकते। सारे फैक्टर्स एक साथ आएंगे तो कैंसर फॉर्मेशन ज़्यादा है। अगर आप 10 की जगह 2 फैक्टर आपको इफेक्ट कर रहे हैं तो आपकी कैंसर फॉर्मेशन कम है। खाने को तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, बट आप ये सारे एक्सपोज्ड हो कि आप टोबैको भी ले रहे हो, अल्कोहल भी ले रहे हो, पेस्टिसाइड भी खा रहे हो, ऑब्वियसली यू हैव ए हाई चांस ऑफ गेटिंग कैंसर। तो आप सब्जी तो नहीं रोक सकते, बट हाँ जिस चीज़ को आप अवॉइड कर सकते हो वो करनी चाहिए। अच्छा, 2 लोग हैं, दोनों अनहेल्दी खाना खाते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं और शराब भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं, यानी तंबाकू का भी सेवन करते हैं, पर दोनों में से सिर्फ एक इंसान को कैंसर होता है, दूसरे को नहीं होता है, हालांकि दोनों का लाइफस्टाइल सेम है। ऐसा क्यों? ये तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब पेशेंट हमारे पास आता है। 2 दोस्त आते हैं कि तो मेरे साथ रहता है, मेरे साथ पीता है, इसको हो गया, मुझे तो नहीं हुआ, इसको कैसे हो गया? ये कॉमन सवाल है। सो इसका आंसर ये है कि भी आपके शरीर, सबकी संरचना कहते हैं ना, सबकी अलग अलग है, फॉर्मेशन। या सो अल्कोहल मे अफेक्ट मी आफ्टर 2 पैक्स, अल्कोहल टू यू मे नॉट अफेक्ट यू आफ्टर 4 पैक्स ऑल्सो। सो दिस योर इम्यून सिस्टम, डाइजेस्टिबिलिटी, जो भी कह लो उस चीज़ को, तो सबका अलग अलग है। सो मैं स्मोकर हूँ, मैं अल्कोहल भी लेता हूँ, मेरा फ्रेंड नहीं है, तो दोनों को कैंसर होने का इंसिडेंस अलग अलग हो सकता है, बिकॉज आपका बायोलॉजिकल सिस्टम अलग है। सो उसमें आपका इम्यून सिस्टम भी आ गया, आपको हार्मोनल इम्बैलेंस भी आ गया, इम्बैलेंस बैलेंस व्हाट एवर यू से। सो ये चीज़ें हैं जो दोनों को अलग अलग इंसिडेंस दे सकती हैं। ना करने वाले के चांस करने वाले से ज़्यादा हैं, पर करने वालों को भी अलग अलग चांस हो सकता है, ये फैक्ट है। और इसी से ही जुड़ा मेरा अगला सवाल भी है कि भाई कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ज़िंदगी में सब सही कर रहे हैं, वो हेल्दी खाना खा रहे हैं, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो शराब भी नहीं पी रहे, वो सिगरेट भी नहीं पी रहे, तंबाकू का सेवन नहीं कर रहे हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं, और एक ऐसे इंसान को भी कैंसर हो जाता है। और ऐसे मामले काफ़ी होते हैं, मैं खुद जानती हूँ। अब मानो हमारे पास फीमेल कॉमन कैंसर क्या लेके आते हैं? ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ये कॉमन कैंसर है फीमेल में। बट आज के टाइम में देखो ओरल कैंसर भी बहुत कॉमन है, ना वो गुटखा खाती, ना वो स्मोकिंग करती, फिर ओरल कैंसर हो रहा है। सो आई वाज टेलिंग यू वन इन्फेक्शन, दिस HPV वायरस, दिस कॉजेज कैंसर, नॉट ओरल कैंसर, बेसिकली थ्रोट कैंसर्स। बट अगेन कि भी आपने ये सारी चीज़ें नहीं की, उसके बाद भी आपको कैंसर हो रहा है, तो उसमें आपको जेनेटिक मेकअप जो आता है कि जेनेटिक म्यूटेशंस आपको हो सकती हैं। तो उसमें जो आपसे बात कर रहा हूँ, जेनेटिक म्यूटेशन कहाँ से आई, आपका DNA कैसे खराब हुआ, तो उसमें रेडिएशन एक्सपोजर एक वो है। अगर आप देखोगे अभी एक टाइम पे एक्सरेज, CT स्कैन्स वर नॉट सो कॉमन। एक्सरेज एंड CT स्कैन्स इज अ सोर्स ऑफ लो डोज रेडिएशन एक्सपोजर। अब आप कहीं भी जाते हो तुरंत आपको एक्सरे और CT स्कैन करा दिया जाता है, पहले नहीं था। दैट इज अ सोर्स ऑफ एक्सपोजर कि भी आपको रेडिएशन एक्सपोजर लीडिंग टू जेनेटिक डिफेक्ट। इसलिए हमें बोलते हैं कि भाई आप एक पर्टिकुलर इंसान के पास जाओ जो उस चीज़ में एक्सपर्ट हो, कि आपको उस टेस्ट की ज़रूरत भी है नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ब्रेस्ट कैंसर नॉर्मली इज कॉमन आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज। 30 ईयर्स की फीमेल जाती है किसी भी डॉक्टर के पास, सीधा उसको लगा मेमोग्राफी करा लो। मेमोग्राफी इज गिविंग लॉट ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर, एंड मेमोग्राफी यंग पेशेंट के लिए नेसेसरी नहीं है, बिकॉज दे हैव डेंस ब्रेस्ट, उसमें मेमोग्राफी हेल्प ही नहीं करेगी। एंड व्हाट वी रिकमेंड, अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट। बट हमारे पास पेशेंट ज़्यादातर मेमोग्राफी करा के आते हैं, मेमोग्राफी में कोई मिलता भी नहीं है कुछ। सो ये चीज़ें हैं जो पेशेंट को अगर पता होंगी कि भी 40-45 से पहले आपको मेमोग्राफी का कोई रोल नहीं है। तो अगर 40 से पहले कोई महिला ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग तो करवाना अल्ट्रासाउंड चाहती ब्रेस्ट है, और MRI ब्रेस्ट इज बेटर। सो MRI ब्रेस्ट में और अल्ट्रासाउंड में कोई ऐसे रेडिएशन एक्सपोजर नहीं है एज कम्पेयर टू मेमोग्राफी, एक्सरेज और CT स्कैन्स। सो दैट्स व्हाई यू नीड एन एक्सपर्ट ओपिनियन। पर डॉक्टर साहब क्या आप ये कह रहे हैं कि CT स्कैन और एक्सरे से भी आपको कैंसर हो सकता है? See, if somebody is getting repeated X-rays and repeated CT scans, it's a exposure to radiation. This is one factor. आपके और फैक्टर्स भी हैं,
all combines and again going to the same pathway. यानी कारण बहुत सारे हैं Multifactorial. जी, पर आप कितने कारणों के संपर्क में रोज आ रहे हैं, शायद उससे आपका कैंसर होने का रिस्क और ज़्यादा बढ़ता है। अभी हम लंग कैंसर की बात कर रहे थे और हमें ये तो पता है कि भाई अगर आप बहुत ज़्यादा तंबाकू का सेवन करेंगे, बीड़ी सिगरेट पिएंगे तो आपको लंग कैंसर होने का ज़्यादा रिस्क है। पर अब ये भी देखा जा रहा है पिछले कुछ समय से कि जो नॉन स्मोकर्स हैं उनमें लंग कैंसर बढ़ रहा है। ऐसा क्यों? और उसमें फिर से फीमेल्स का ही बोलूँगा मैं आपको। फीमेल्स में बहुत कॉमन इंसिडेंस हो गया नॉन स्मोकर लीडिंग टू लंग कैंसर, और लंग कैंसर की वैरायटी भी बदलती जा रही है। एक वैरायटी होती है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, अब आती है एडिनो कार्सिनोमा। सो एडिनो कार्सिनोमा नॉर्मली फीमेल्स में, नॉन स्मोकर्स में ज़्यादा होता है, एंड दैट इज़ व्हाट वी से नाउ, वी से एक्सपोजर टू पोल्यूशन, पैसिव स्मोकिंग। ये दो चीज़ तो हमें पता है, पर एक तीसरी चीज़ है जिसको हम कहते हैं म्यूटेशन। अगेन एक जीन है EGFR करके एक जीन होता है जिसकी म्यूटेशन इस एडिनोकार्सिनोमा पाई जाती है, दैट इज लीडिंग टू मोर फॉर्मेशन ऑफ लंग कैंसर मेनली इन फीमेल्स। तो ये 2-3 फैक्टर हैं भी, आपका पोल्यूशन, आपका पैसिव स्मोकिंग एंड द जेनेटिक डिफेक्ट्स विच आर लीडिंग टू मोर कैंसर फॉर्मेशन इन नॉन एडिक्टेड पीपल। पर ये जो कारण है तो एक पुरुष और एक महिला दोनों पे लागू होते हैं, तो महिलाओं में हर कैंसर का रिस्क आप ज़्यादा क्यों बता रहे हैं? सी नाउ जो पहले स्मोकिंग थी वो बहुत कम अनकॉमन थी फीमेल्स में। अभी मैंने बोला मल्टी फैक्टोरियल है, तो मल्टी फैक्टोरियल मीन्स अगर आप सारे फैक्टर्स आएंगे तो फीमेल्स में ये फैक्टर एकदम बड़े हैं। अल्कोहल भी बड़ा है, टोबैको भी बड़ा है, पोल्यूशन। जो पैसिव स्मोकिंग है वो फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। इस एक्टिव स्मोकर्स में तो है ही है, पैसिव में क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज वी आर एक्सपोज टू दैट। एंड अगर आप किचन की बात करोगे, आप चाहे आप हम लगाते एग्जॉस्ट फैन वगैरह लगाते हैं, उसके बावजूद भी वेल वेंटिलेटेड किचन्स नहीं है, ओपन किचन्स नहीं है, सो आपकी कंसंट्रेशन टू स्मोक इज मोर। तो जो पैसिव स्मोकिंग है, चाहे वो आपके चूल्हे से है, चाहे वो गैस से है, चाहे आपके एक्टिव स्मोकर पार्टनर से है, दिस इज मोर इन फीमेल्स नाउअडेज एज कम्पेयर टू मेल्स। पर अगर आप घर में, जैसे आप चूल्हे से निकलने वाले धुएं की बात कर रहे हैं या गैस से निकलने वाले धुएं की बात कर रहे हैं, तो अगर खाना घर पे पक रहा है तो धुआं तो निकलेगा, तो फिर इससे बचने का तरीका क्या है? क्या चिमनी लगाने से थोड़ा कंट्रोल कर सकते चिमनी हैं? हेल्प्स इन दैट, बिकॉज आपको उसकी कंसंट्रेशन कम करनी है। जो स्मोक आपका निकल रहा है, अगर उसकी कंसंट्रेशन कम रहेगी तो आपका इनहेलेशन कम रहेगा। वेल वेंटिलेटेड किचन रहती है तो दैट इज द बेस्ट पार्ट। और एग्जॉस्ट फैन, क्या वो भी मदद कर सकता है? एग्जॉस्ट फैन बहुत छोटे से फैन होते हैं, उसमें इतना, पर चिमनी इज बेस्ट फॉर दैट। डॉक्टर साहब, एक बहुत ही ज़रूरी सवाल मुझे आपसे ये पूछना है। अभी हम लोग कार्सिनोजेंस की बात कर रहे थे, अगर हम अपने ऑडियंस को आसान भाषा में समझाएं कार्सिनोजन क्या है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कैंसर का रिस्क बढ़ाती हैं। अब हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शायद ऐसी बहुत सारी चीज़ों के संपर्क में आते हैं जिनसे कैंसर का रिस्क बढ़ता है, बस हमें जानकारी नहीं है। तो मैं ये चाहती हूँ अगर आप कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में हमारे ऑडियंस को बताएं जिनसे थोड़ा सतर्क रहना ज़रूरी है। ये खाने की चीज़ें हो सकती हैं, ये आपके नॉनस्टिक बर्तन हो सकते हैं या अलग और प्रकार के बर्तन हो सकते हैं, ये मेकअप का सामान हो सकता है। अगर कुछ ऐसे कार्सिनोजेंस आप बताएं जिनसे हम थोड़ा सतर्क रहें और जिनका इस्तेमाल या फिर इनके संपर्क में हम डेली लाइफ में आते हैं। देखो, धीरे धीरे कुछ एविडेंस आ रहे हैं, कुछ ये फैक्टर तो हम सारे डिस्कस कर चुके हैं, भी ये सबको पता है कि भाई इससे होता है, इससे नहीं होता, पर कुछ फैक्टर्स हैं जो अननोन है। अब अननोन में जैसे प्लास्टिक मटेरियल की हम बात करते हैं। अब प्लास्टिक मटेरियल मीन्स इनडाइजेस्टेबल होता है, उनको आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपका एक्सपोजर ऐसे हो रहा है तो आपकी गट की फ्लोरा मीन्स आपके गट के जो बैक्टीरिया हैं उनको चेंज करता है, वो डाइजेस्ट हो नहीं सकता, तो आपको वहाँ पे इनडाइजेशन ये सारी प्रॉब्लम होती है। एंड दिस कैन लीड टू मोर कोलोरेक्टल कैंसर्स, मीन्स बड़ी आंत के कैंसर्स को कॉमन कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे हम हेयर डाई यूज़ करते हैं, हम हेयर स्ट्रेनिंग करते हैं, तो उसमें एक मटेरियल यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। तो इसका क्या होता है कि ये स्किन पे जब लगता है या टच होता है तो स्किन से एब्जॉर्ब होता है, ये हॉर्मोन्स को चेंज कराता है। और ये अभी एक स्टडी आई थी फ्रॉम US कि जो हेयर स्ट्रेटनिंग ज़्यादा करते हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस ज़्यादा हो रहा है। एंड रीज़न इज़ ये स्किन से एब्जॉर्ब हुआ, इसने हॉर्मोन्स चेंज किए, फैट को कन्वर्ट करता है एस्ट्रोजन हॉर्मोन्स में, एंड ये हॉर्मोन्स ये जो ब्रेस्ट कैंसर को ज़्यादा कराते हैं। तो स्टडीज़ भी आ रही हैं। तो ये जो चीज़ें हैं जो हम पर्टिकुलरली हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे, बट इसको एविडेंस में एविडेंस आने में 20 से 30 साल लगते हैं। तो प्लास्टिक की मटेरियल येस, जो हम हेयर डाई और हेयर स्ट्रेटनिंग के लिए मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, येस, दीज आर द सोर्स ऑफ अनकॉमन सोर्स ऑफ कॉजिंग कैंसर।
मुझे एक चीज़ पर ये बताइए, हम लोग प्लास्टिक की बोतल में पानी रखते हैं और बहुत ही कॉमन है, ज़्यादातर हम सब अपने घरों में प्लास्टिक की बोतल रखते हैं जिसमें पानी होता है। क्या ऐसा पानी पीने से कैंसर हो सकता है या इसका रिस्क बढ़ता है? सो नॉर्मली ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि प्लास्टिक की बोतल में आपने पानी रखा और पानी पिया उससे हो गया। पर नॉर्मली मैंने कहा जो इनडाइजेस्टेबल प्लास्टिक मटेरियल आप लेते हो अंदर, जो आपको नहीं पता होता, आपके खाने में मिले हुए आते हैं आज के टाइम पे वो। किस तरह के खाने में? तो लोग जैसे पैकिंग वाला सामान लेते हैं तो उसमें अगर आप कई बार, मैंने भी नोट किया है कि उसमें कई बार छोटे छोटे फाइबर से दिखते हैं आपको, वो फाइबर इज प्लास्टिक फाइबर्स, दैट इज अडल्ट्रेशन बेसिकली, एंड वो कभी नहीं पचेंगे अंदर पेट में। और पैकेज्ड फूड यानी जो पैकेट या Mainly डब्बों में packaged खाना वाले, आता है। yes. ओके। और हम लोग खाना जैसी प्लास्टिक के डब्बों में रखते हैं, टिफ़िन ही ये समझ लीजिए, बहुत सारे प्लास्टिक के टिफ़िन आते हैं। क्या ऐसा टिफ़िन इस्तेमाल करना कैंसर का रिस्क बढ़ाता है? देखो ये सारी चीज़ें ना, बहुत सारे, अगर आप जाओगे गूगल पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी भी, हाँ ये कर सकता है, ये नहीं कर सकता। अगर एविडेंस देखोगे तो नहीं है, बट अगेन एविडेंस लाने के लिए टाइम लगता है। अब मान लो मैं प्लास्टिक के किसी भी बर्तन में अपना खाना पैक करा के ले जा रहा हूँ, गर्म खाना है, तो ऑब्वियसली देयर इज सम चेंजिंग गोइंग ऑन। अब उस चेंज को, वो चेंज मेरे अंदर कैंसर कर रहा है, उसका हमारे पास एविडेंस नहीं है। बट येस, अगर आप ये चीज़ अवॉइड कर सकते हो, आई विल से गो इन द पास्ट। जिस तरह पहले खाना स्टोर होता था, दैट वाज द बेस्ट वे, नॉट राइट। टुडे जो हम यूज़ करते हैं वो सही तरीका नहीं है, बिकॉज हमारे जो बर्तन सारे टोटली चेंज हुए हैं। तो किस तरह के बर्तनों में हम खाना स्टोर करें? स्टील के बर्तन? पहले आप जो ब्रास यूज़ करते थे, कि भी आप कांसे के बर्तन में यूज़ करते थे, तो रिएक्शंस नहीं होते थे इस तरह से। पर अब धीरे धीरे आप देखोगे तो प्लास्टिक के बर्तन और आपके सिल्वर के ज़्यादा यूज़ होने शुरू हो गए, नॉन स्टिक एंड ऑल दिस। सो नथिंग इज नॉन स्टिक। हाँ, क्योंकि नॉन स्टिक जैसे तो बहुत बर्तन इस्तेमाल करते हैं हम घर में, खाना बनाते हैं, पैन होता है, कढ़ाई सो होती है। नॉन स्टिक के लिए क्या करते हैं, आप लेयर लगा रहे हो, वो लेयर आप जब गर्म करोगे तो लेयर वैसी नहीं रहती, तो समथिंग इज गेटिंग मिक्स विद योर फूड। तो वो चीज़ें हैं जो आई थिंक दे कैन कॉज सम इंडाइजेशन, योर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लीडिंग टू ऑल दिस, मे बी इन फ्यूचर लीडिंग टू कैंसर। तो ये बस ऐसी चीजें हैं, अगर आप इन्हें अवॉइड करें तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, क्योंकि ये माइनर फैक्टर्स हैं जिसको आप अवॉइड कर सकते हो, मेजर फैक्टर्स ज़्यादा ज़रूरी है। जी। और अगर क्या इसके अलावा और कुछ चीज़ें आपके जहन में आ रही हैं जो हम लोग घरों में रखते हैं या इनके संपर्क में हम रोज़ आते हैं? बर्तन की बात हमने कर ली, हमने हेयर कलर की बात कर ली, प्लास्टिक की बोतलों की बात कर ली, इसके अलावा? सो नॉर्मली देखो, जैसे शुगर की बात करते हैं, शुगर नहीं खानी चाहिए, शुगर नहीं खानी चाहिए। सो वन लेवल तक येस, दे आर राइट। शुगर से क्या होता है, शुगर लीड्स टू ओबेसिटी, एंड ओबेसिटी से ये 3-4 कैंसर बहुत कॉमन है, कोलोन, ब्रेस्ट और यूट्रस का कैंसर। तो शुगर तो आई विल से यू शुड अवॉइड इट टिल यू कैन अवॉइड इट। जितनी नेसेसिटी है वो तो लेनी है, बिकॉज आपके शरीर में ग्लूकोज चाहिए, बट अनवांटेड शुगर इज नॉट हेल्दी फॉर यू। और स्ट्रेस, जिसको कहा जाता है, एक साइलेंट किलर है अपने आप में। शायद दुनिया की हर बड़ी छोटी बीमारी के पीछे एक हाथ इसका ज़रूर होता है। क्या जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत तनाव में रहते हैं, परेशान रहते हैं, उन लोगों में कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू पीपल हु आर यूजुअली वेरी हैप्पी? देखो, अगर मैं स्ट्रेस को डायरेक्टली कैंसर से रिलेट करूं तो आई विल से नो। स्ट्रेस से ना तो कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता, बट स्ट्रेस इनडायरेक्टली ज़रूर कनेक्टेड है कैंसर से। अब स्ट्रेस में क्या होता है कि स्ट्रेस में आपका इम्यून सिस्टम एक्चुअली डाउन होता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम डाउन होगा तो आपके जो इम्यून सेल्स हैं वो कैंसर सेल से नहीं लड़ पाएंगे। फिर आपके स्ट्रेस में आपके हार्मोन चेंजेस होते हैं। हार्मोन चेंजेस मीन्स, मान लो आपने स्ट्रेस ज़्यादा ही ले लिया तो एड्रेनलिन रश, कोर्टिसोल फॉर्मेशन ये ज़्यादा होता है स्ट्रेस में। अगर ऐसा स्ट्रेस ज़्यादा होगा तो ये जो हार्मोन है ना, ये आपके मैकेनिज्म को चेंज करते हैं। कैसे? इन हार्मोन्स की वजह से आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं ना वो बनती हैं, नसें, जो स्प्रेड, कैंसर को स्प्रेड करने में हेल्प करती हैं। आपका इम्यून सिस्टम डाउन हो रहा है, आपने इसको हम वेस्कुलराइजेशन बोलते हैं, वो कॉमन कर दी, प्लस आपके इम्यून सेल्स इतने डाउन हो गए कि कैंसर से लड़ नहीं पा रहे। तो येस, दे हेल्प इनटू कैंसर स्प्रेड, बट दे आर नॉट कॉजिंग डायरेक्टली कैंसर। वी कंपेयर 2 पेशेंट्स, एक सर्जरी हुई अंडर स्ट्रेस, एक सर्जरी हुई विदाउट स्ट्रेस, रिकवरी इज डिफरेंट। तो रिकवरी में भी प्रॉब्लम है कि अगर जो स्ट्रेस में नेगेटिव माइंड के साथ आप ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हो, योर रिकवरी विल स्लो। यू गोइंग विद पॉजिटिव एटीट्यूड, या मैं ठीक होके आऊँगा,
देयर इज एन फैक्ट कि वो उनकी रिकवरी बेटर होती है। यानी अगर आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं तो आपके शरीर में जो कोर्टिसोल हार्मोन है वो ज़्यादा बनता है, ज़्यादा रिलीज होता अगर है। आप कोर्टिसोल पे रिसर्च करके देखो तो कोर्टिसोल बहुत चीज़ें कंट्रोल करता है, हमारे मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है, हमारे सिस्टम में हार्मोन बैलेंस को कंट्रोल करता है कोर्टिसोल, एंड इट इफेक्ट्स इन हीलिंग। अगर मेरे इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स कहते हैं उसको, अगर इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स मेरे शरीर में ज़्यादा होगा तो मैं इन्फेक्शन ज़्यादा पकड़ूंगा, मेरी रिकवरी नहीं होगी। तो स्ट्रेस डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है पर इनडायरेक्टली बहुत वेज से रिलेटेड है टू कैंसर स्प्रेड एंड रिकवरी इन द ट्रीटमेंट एंड रेजिस्टेंट टू ट्रीटमेंट। मीन्स मैं कोई भी ट्रीटमेंट लेता हूँ तो उसका इफेक्ट भी आता है ना, तो इफेक्ट कम आएगा, मैं पूरे टाइम स्ट्रेस में रहता हूँ। इट्स अ फैक्ट, एंड नॉट ओनली फॉर कैंसर, इन एनी डिजीज। कोई भी कैंसर ट्रीटमेंट में ना एक कंप्रीहेंसिव ट्रीटमेंट होता है। कंप्रीहेंसिव मीन्स कि भी आप टीम को एक टीम बनाओ जिस टीम में आप उस पेशेंट के मेंटल लेवल, उसके फिजिकल लेवल और सोशल लेवल को सबका ध्यान रख रहे हो। सो मैं मतलब मेरी टीम मणिपाल में हमने एक कंप्रीहेंसिव कैंसर सेंटर बनाया हुआ है जिसमें हमने साइकोलॉजिस्ट इज द मेन। तो प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी एक टीम होती है जो आपके स्क्रीनिंग कैंप लगाती है कि नॉर्मल आदमी के पास जाते हो और उनको स्क्रीन करते हो कि आपको कोई कैंसर फॉर्मेशन तो नहीं हो रही है, एंड उनको पहले आप सिखाते हो कि क्या क्या कैंसर के सिम्टम्स हो सकते हैं, किस किस कैंसर को कैसे स्क्रीन करना है, एंड बेस्ड ऑन देयर विलिंगनेस कि भी वो तैयार है फिर हम स्क्रीन करते हैं। साइकोलॉजिस्ट, ENT डॉक्टर, गायनी डॉक्टर, ये एंड नर्स, ये मेन पार्टनर है प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी टीम के। फिर अगर आपको कैंसर डायग्नोज होता है तो फिर आप उसको ट्रीट करते हो। ट्रीटमेंट में सर्जरी भी आ गई, रेडिएशन भी आ गई, कीमो भी आ गई। जब आपने ट्रीटमेंट कर दिया, पूरा ट्रीटमेंट हो गया, सर्जरी भी होगी, रेडिएशन भी होगी, कीमो भी होगी, दीज पेशेंट्स आर वेरी डिप्रेस्ड। आप मानो या नहीं मानो, फाइनेंशियली, सोशली, इमोशनली दे आर डिटेस्ड। इमोशनली कनेक्ट करना बहुत मुश्किल है, तभी हमारे साइकोलॉजिस्ट का रोल है। बट उसके बाद अगर आप इनको सोशल लाइफ में वापस नहीं लेके आए तो आपके ट्रीटमेंट को कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए हम एक ओंको रिहैब टीम कहते हैं। ओंको रिहैब टीम मीन्स अगर मैंने कीमो दी तो कीमो का साइड इफेक्ट है, मैंने सर्जरी की तो सर्जरी के भी साइड इफेक्ट्स हैं, तो उनको वापस सोशल लाइफ में लाने के लिए उनकी फिजियोथेरेपी, उनकी मेंटल काउंसलिंग, ये बहुत ज़रूरी है। एंड थर्ड, अगर मैं किसी पेशेंट को स्टेज 4 पे आता है, उस पेशेंट को मैं ट्रीट नहीं कर सकता, मीन्स क्योर नहीं कर सकता, फिर भी उसकी लाइफ का मकसद है कि भी जितनी भी उसकी लाइफ है, चाहे महीने की है चाहे 4 महीने की है, दे हैव ए राइट टू हैव ए पेन फ्री डेथ। एंड ये हम बोलते हैं पेशेंट के सामने, एंड पेशेंट भी डिमांड करता है हमसे, डॉक्टर साहब ये ठीक होना हो पर प्लीज़ इनको पेन मत होने देना। तो वी ऑलवेज फोकस ऑन दिस डिपार्टमेंट विच इज़ पेन एंड पैलिएटिव केयर डिपार्टमेंट, कि वी वॉन्ट देम दे गो, मतलब वो पीस में जाएं, ऐसे नहीं है कि वो तड़प के जाएं। सो जो ये टीम होती है ना, कंप्लीट कंप्रीहेंसिव टीम, उसमें सारे चीज़ें होती हैं। एंड उसमें अगर एक चीज़ और होनी चाहिए कि जैसे योगा थेरेपी भी मेरे हिसाब से एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, एंड योगा आपकी चीज़ों को, इनर इम्यून सिस्टम को बेटर करता है, आपके इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स भी कम करता है, एंड व्हेन यू आर बिजी आप फालतू की चीज़ें नहीं सोचोगे। तो अगर एक कैंसर सेंटर एक प्रॉपर चाहिए आपको, तो सारी चीज़ें होनी चाहिए। इस बेस पे आप पेशेंट को ट्रीट भी कर सकते हो, सोशल लाइफ में भी ला सकते हो, ये चीज़ें चाहिए आपको। यानी दिमागी तौर पर थोड़ा फ्री महसूस करना, स्ट्रेस को कंट्रोल करना, प्रिवेंशन यानी बचाव में भी ज़रूरी है और इलाज में भी ज़रूरी है। Absolutely. अभी तक हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में बात करी है जिनसे कैंसर हो सकता है। अब उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो हमें कैंसर से बचा सकती हैं, जैसे हमारी डाइट। अगर मैं आपसे ये पूछूं, आप खाने पीने की हमें कुछ ऐसी चीज़ें बता सकते हैं जिनसे शरीर जो है खुद को कैंसर से बचा सकता है, या फिर एटलीस्ट कैंसर का जो रिस्क है वो कम हो सकता है इन्हें खाने पीने से? देखो, हम अगर कैंसर वाइज बात करते हैं, सो आज के टाइम में अगर मुझसे पूछोगे सबसे कॉमन कैंसर्स कौन से हैं जो इंक्रीज हो रहे हैं, जो डाइट से रिलेटेड है, ब्रेस्ट सॉरी यूट्रस कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर। क्यों? बिकॉज फिजिकल इनएक्टिविटी के साथ साथ हमारी डाइट पे रिफॉर्म हो गई है। अब डाइट में हम फाइबर्स डाइट की बात करते हैं। अगर हम फाइबर डाइट लेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। बट अगर आप किसी से भी आप डिस्कशन करते हो आज के टाइम पे, मैनी 30 to 40% पेशेंट विल कंप्लेन इंडाइजेशन एंड कॉन्स्टिपेशन। वाई? लाइफ स्टाइल में सेडेंट्री है,
फाइबर डाइट नहीं है, फ्रूट्स नहीं है, वेजिटेबल्स नहीं है, सैलेड नहीं है. सो दिस सैलेड शुड बी ए पार्ट ऑफ योर डाइट एवरी डे. फिर हम बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स की. एंटीऑक्सीडेंट में आई विल से मिर्च सबसे बड़ी एंटीऑक्सीडेंट आती थी. अभी आप बच्चों को देखो कि स्पाइसी फूड खिला पाते हो? नहीं. स्पाइसी है, वी ऑलवेज टॉक अबाउट स्पाइसेस, बट स्पाइसेस आर मस्ट बिकॉज सलाइवेशन इज मस्ट. लार बनेगी तो उसमें एमाइलेज एक एंजाइम है जो आपका खाना पचाता है, फिर आपका खाना अंदर जाता है, वहाँ भी आपको एसिड चाहिए डाइजेशन के लिए. आप अगर ड्राई फूड खा रहे हो लाइक ब्रेड, लाइक इन वेस्टर्न पॉपुलेशन, ऑब्वियसली उसमें डाइजेशन की प्रॉब्लम आएगी. हल्दी इज एन ऑक्सीडेंट, पर कितने लोग हल्दी को यूज़ करते हैं? सो धीरे धीरे हमारा क्या हो रहा है ना, हमारा फूड हैबिट टोटल चेंज हो गया एंड वेस्टर्न डाइट पे चले गए. पर जो इंग्रेडिएंट हमारे पुराने थे, हल्दी जो मैं आपसे बात कर रहा था, इवन अदरक, मिर्च, ये सब एक हमारे इंग्रेडिएंट थे जो हमें एक अच्छा स्टेबल डाइट दे रहे थे. वो नहीं है हमारी डाइट में. तो आई विल रिकमेंड देम कि भी ऐसी डाइट होनी चाहिए जिसमें हमारे पुराने इंग्रेडिएंट इंक्लूड होने चाहिए. और एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़रूरी है आपके खाने में, डाइटरी फाइबर बहुत ज़रूरी है, फ्रूट्स बहुत ज़रूरी हैं. अगर आप थोड़ा नाम लेके बता दें कि ये फल, ये सब्जियां, ये अनाज. से अगर आप डाइटरी फाइबर में बात करोगे, सबसे कॉमन आता है अमरूद, क्योंकि उसमें बहुत फाइबर्स हैं. इवन अगर आप बात करोगे जो हम ये एवोकाडो आज की बात करते हैं, कॉस्टली फ्रूट, बहुत महंगा मिलता है, बहुत महंगा है, पर उसमें फाइबर्स हैं. फिर हम बात करते हैं संतरा या मौसमी, बहुत फाइबर्स हैं, मौसमी का जूस. इवन केला तो सबसे स्टेबल फूड है, सब लोग खाते हैं, उसमें भी बहुत फाइबर्स हैं. तो अब इनका हम लोग सर्च कर सकते हैं कि एक होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स की भी, कितना शुगर है इसमें, फाइबर कितना है. इंडियन अमरूद की मैं बात कर रहा हूँ, नोट जो आजकल फैंसी आते हैं, दे आर फुल ऑफ फाइबर्स. केला इज नॉट सो कॉस्टली, केला इज फुल ऑफ फाइबर्स. तो ये फाइबर अगर आप डाइट खाओगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन ही नहीं होगा, कोलोरेक्टल कैंसर का वही नहीं है. और अगर आपको इंडाइजेशन नहीं होता तो वेट भी आपका कंट्रोल में रहता है. और सब्जियां क्या क्या खा सकते हैं? सब्जियां, वेजिटेबल्स. तो सब्जियों में एनी सब्जी, सारी जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, सब में आपका फाइबर्स है. उसके अलावा आप अगर आप बात करते हो कॉलीफ्लावर की, वो भी फाइबर्स हैं. जिसमें बंद गोभी की बात करते हैं, बंद गोभी में सबसे ज़्यादा फाइबर्स हैं. और इन चीज़ों को डाइजेशन इज़ वेरी इजी एज़ कम्पेयर टू, मैं बात करूँ आलू की. सो हमारी स्टेपल डाइट में आलू आता था, पर आलू में सबसे ज़्यादा कार्ब होते हैं एंड कार्ब लीड्स टू ओबेसिटी. सो ऐसे सब्जियां जिसमें कार्ब ज़्यादा हैं, उनको अगर हम अवॉइड करते हैं तो आपका शुगर इंटेक कम होता है, और शुगर इंटेक कम होता है तो ओबेसिटी कम हो जाती है. हमें ओबेसिटी अवॉइड करनी है, यानी मोटापा हमें अवॉइड करना Yes, है. मोटापा नहीं चाहिए जी, इससे कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है. एब्सोल्युटली. डॉक्टर साहब, इस बारे में मैंने और भी कई डॉक्टर से बात करी और सबकी राय एक ही जैसी है कि हमारे देश में कैंसर को लेकर जितनी जागरूकता होनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली उतनी है नहीं. लोग समय पर स्क्रीनिंग के लिए नहीं आते हैं, टेस्ट नहीं कराते हैं, प्रिवेंटिव टेस्ट नहीं करवाते हैं. इस वजह से समय रहते बीमारी पकड़ में नहीं आती है, और ऑब्वियसली जब समय रहते बीमारी पकड़ में नहीं आएगी तो इलाज में भी देरी होती है. आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह है? हम लोग कैंसर को लेकर अभी भी उतने सीरियस क्यों नहीं हैं, हालांकि हमारे देश में कैंसर इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है? एक सवाल तो मेरा ये है, और मैं ये भी चाहती हूँ अगर आप हमारे ऑडियंस को ये भी समझा दें कि अगर आप वक्त रहते लक्षणों पर ध्यान नहीं देते हैं, टेस्ट नहीं करवाते हैं, तो फिर इसका क्या नुकसान है? सीधे को अगर आप स्क्रीनिंग प्रोग्राम की बात करते हो, तो स्क्रीनिंग प्रोग्राम क्या एक्सेप्ट करते हैं? हम ये सोचते हैं कि ये हमारे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. माई हेल्थ इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, में मेरी सेहत मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी गवर्नमेंट की बात में है. तो हम अपनी सेहत के लिए कितना क्या करते हैं? सो हम वेट करते हैं कि भी कोई सिम्टम होगा तो मैं जाके चेक कराऊंगा. बट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैंसर का कोई अर्ली सिम्टम नहीं है. जब आपको कैंसर का सिम्टम हो रहा है, इट मीन्स आप ऑलरेडी एडवांस स्टेज पे चले गए हो. सो आपको सिम्टम से पहले चेक कराना, उसको स्क्रीनिंग कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई नई गाड़ी खरीदी, उस पर लिखा होता है कि 1000 किलोमीटर करने के बाद ही आपको सर्विस करानी है, तो एंड 10,000 किलोमीटर पे फिर से करानी है. तो हमारा शरीर भी ये गाड़ी ही है. 40 ईयर्स के होने के बाद हमारे सेल्स भी एजड होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, रिपेयर मैकेनिज्म ख़राब हो जाता है. तो अपने शरीर को भी चेकअप कराना ज़रूरी है.
एंड वो चेकअप क्या होना चाहिए वो आपको फिजिशियन, एक डॉक्टर आपको ज़्यादा अच्छा बता पाएगा। एंड वो जो एक साल में अगर आप चेकअप कराओगे, लोग ब्लड टेस्ट करा लेते हैं बस, लम सम एक आएगा पैकेज फॉर ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट से आपको सारे कैंसर नहीं पता लगते। द ओनली कैंसर यू कैन डिटेक्ट विद ब्लड कैंसर इज ब्लड कैंसर। तो फिर कौन से टेस्ट करवाएं? सो नॉर्मली अगर मैं स्क्रीनिंग की बात करूँ, अगर मैं सिर से लेकर नीचे तक की बात करता हूँ तो मैं कॉमन कैंसर्स की बात करूँगा। सबसे कॉमन कैंसर ओरल कैंसर एंड थ्रोट, देन लंग कैंसर, देन ब्रेस्ट कैंसर, देन सर्वाइकल कैंसर, आजकल कोलोरेक्टल कैंसर। ये 5 कैंसर आप कॉमन मान के चलो। अगर माउथ कैंसर की बात करो तो आपको सामने मुंह में छाला दिखता है, जो छाला ठीक नहीं हो रहा है उसको जाके दिखा लेना चाहिए। अगर 2 वीक्स 3 वीक्स आपने दवाई खा ली, डॉक्टर को दिखा लिया, लोकल डॉक्टर को दिखाया, उसका तो ठीक नहीं हो रहा, गो टू ए स्पेशलिस्ट वन। अब ब्रेस्ट में नॉर्मली सेल्फ एग्जामिनेशन हम लोगों को सिखाते हैं कि ब्रेस्ट को कैसे एग्जामिन करना है। लोग नॉर्मली कैसे एग्जामिन करते हैं, लाइक दिस, बट इट शुड बी पैल्पेटेड अगेंस्ट द चेस्ट वॉल। मीन्स आप ऐसे प्रेस करके देखो गांठ है नहीं है, आपको फील होती है, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर विल चेक। तो ब्रेस्ट का अगर सिंपल भी कोई चेकअप कराना है, यंग एज पे अल्ट्रासाउंड और ओल्डर एज पे मैमोग्राफी, वेरी सिंपल और बहुत सस्ता टेस्ट है। फिर आप लंग कैंसर के लिए आ जाओ। लंग कैंसर के लिए बेसिकली आप एक्सरे भी कराते हो, पर एक्सरे की जो एक्यूरेसी है वो 40% से ऊपर नहीं है। पर अगर लो डोज सीटी स्कैन कहते हैं कि सीटी स्कैन कम डोज वाला, उसकी एक्यूरेसी अराउंड 50 to 70% है। कोलोरेक्टल के लिए नॉर्मली अगर आपकी फैमिली में कोलोन कैंसर की हिस्ट्री है तो कोलोनोस्कोपी करा लो, नहीं तो कोलोनोस्कोपी 40 साल के बाद एक बार कराने में कोई नुकसान नहीं है, फिर क्योंकि उसके बाद 5 साल बाद होनी है। सर्वाइकल कैंसर के लिए पेप्समेयर है। तो सिंपल से टेस्ट हैं और इन सिंपल टेस्ट की कॉस्ट आई थिंक 5 से 6 हज़ार से ऊपर नहीं आती, और साल में एक बार कराने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आपको एक बार स्क्रीन हो जाता है ना, आपके दिमाग से निकल जाता है। पर लोग क्यों नहीं कराते? अगर कुछ आ गया तो आ गया तो कल भी आएगा, पर वो लेट आएगा, फिर उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, फिर कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी। मैं जैसे बोलता हूँ लोगों को, अगर आपको जल्दी पता लग गया, इलाज भी है, चांसेस ऑफ क्योर के ज़्यादा हैं, खर्चा भी कम है, शरीर को तकलीफ भी कम है। बट आपको जब लेट पता लगेगा ना, खर्चा भी ज़्यादा है, ठीक होने के चांस भी कम है, शरीर को नुकसान भी ज़्यादा है। तो ये चीज़ लोगों को समझ में आनी चाहिए कि अर्लियर इज़ बेटर, कि पहले ही कराओ रेदर देन कोई सिम्टम आए जब जाके मैं डॉक्टर के पास जाऊँ। क्योंकि अगर निकलना है तो वो आज भी आएगा, वो कल भी आएगा, वो परसों भी आएगा। बस आपका शायद इलाज ज़्यादा बेहतर हो पाएगा अगर पहले पकड़ में आ जाए बीमारी। बेहतर भी, चांसेस ऑफ क्योर भी, पैसा भी कम लग रहा है, आपकी फिजिकली आप बेटर रहोगे। एडवांस में मीन्स अर्ली कैंसर्स में नॉर्मली एक ट्रीटमेंट से काम चल जाता है। लाइक मैं ओरल कैंसर की बात करूँ जो सबसे कॉमन हमारे देश में, आपको टंग में एक छोटा सा अल्सर है, आपने सर्जरी की, सर्जरी से काम चल गया। पर आपने अगर मान लो लेट किया तो सर्जरी भी होगी, कीमो भी होगी, रेडिएशन भी हो रही है, उसके बावजूद आपके दोबारा कैंसर आने के चांस भी ज़्यादा हैं। ठीक से खा नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे, तो ऑब्वियसली आपकी स्ट्रक्चर ही खराब हो रही है। जैसे डॉक्टर साहब अभी आपने बताया कि हमें कुछ लक्षणों पर नज़र रखना ज़रूरी है। तो अगर मुंह में छाला है जो ठीक नहीं हो रहा, आपने एक लक्षण ये बताया है। अगर ब्रेस्ट में गांठ महसूस हो रही है तो ध्यान देना ज़रूरी है, ये दूसरा लक्षण आपने बताया। ऐसे अगर आप कुछ और लक्षण हमें बता सकें जिस पे इंसान रोज़ नज़र रखे, एटलीस्ट अपने शरीर में कहाँ क्या बदलाव हो रहा है, और अगर ये लक्षण दिखते हैं तो डॉक्टर के पास जाए और जाँच करवाए। कुछ ऐसे लक्षण आप बता सकते हैं जो कैंसर की तरफ इशारा करते हैं? देखो, अगर आप कुछ वार्निंग सिग्नल्स कहते हैं, वो सिम्टम्स हैं, बट मैंने बोला कि कोई अर्ली सिम्टम्स नहीं होते हैं। जब आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा एडवांस में जा चुके हो। सो लाइक आपको आवाज़ में कोई चेंज है, और वो आवाज़ का चेंज आपने ट्राई कर लिया, दवाई ले ली, आपने स्टीम ले ली, फिर भी ठीक नहीं हो रहा, तो वोकल कॉर्ड के कैंसर के चांसेस होते हैं। फिर आप शरीर में नीचे आते हो, ब्रेस्ट में कोई लंप है या कोई डिस्चार्ज है। फिर आप पेट में आपके स्टूल के रास्ते ब्लड आ रहा है, या आपको यूरिन के रास्ते ब्लड आ रहा है, या आपको वेजाइनली ब्लड आ रहा है जो आपके पोस्ट मिनोपोजल, या आपके नाक से ब्लड आ रहा है, या आपके मुंह से ब्लड आ रहा है, या आपके स्पुटम में ब्लड आ रहा है। दिस इज नॉट यूजुअल। मतलब आपको कोई भी चीज़ जो नहीं होनी चाहिए वो हो रही है। द सिम्टम वो इन्फेक्शन का भी हो सकता है, टीबी का भी हो सकता है, कैंसर का भी हो सकता है, बट ये आप नहीं जज कर पाओगे, डॉक्टर जज कर पाएगा। या आपको शरीर में कहीं भी गांठ है, जो पैर में है, ब्रेस्ट में है, कमर में है, पर हर गांठ कैंसर नहीं है। लोग छोटी सी गांठ को लेके भी कैंसर समझने लगे। अच्छी बात है, वो जागरूक अवेयर हो रहे हैं, बट अगेन
डॉक्टर जो एक्सपर्ट होगा वो बता देगा भाई ये सिंपल गांठ है। तो गांठ का होना, आवाज़ का चेंज होना, किसी ओरिफिस से मीन्स किसी भी छेद से ब्लीडिंग होना, ये सिग्नल, वार्निंग सिग्नल कहते हैं कि भाई आप जाओ और चेकअप करा लो। यानी आपको कोई भी लक्षण महसूस हो रहा है, बेहतर है आप डॉक्टर के पास जाएं। मतलब आपके शरीर में कोई भी चेंज हुआ जो भी नहीं था और वो चेंज परसिस्ट कर रहा 2-3 हफ्ते से, आपने 2-3 हफ्ते का टाइम दे दिया, नहीं करेक्ट हो रहा, गो एंड डॉक्टर से मिलो, चेकअप कराओ। आपको सही एडवाइस करने वाला डॉक्टर चाहिए बेसिकली। जी। और डॉक्टर साहब, आप हमें ये बता सकते हैं भारत में खास तौर पर इस वक्त किस तरह के कैंसर्स में उछाल देखी जा रही है, और आप इसके पीछे अगर वजह भी बता पाएंगे ऐसा क्यों हो रहा है? सो लंग कैंसर इज, कोलोरेक्टल कैंसर, ब्रेस्ट, और एंडोमेट्रियम मीन्स यूट्रस का कैंसर। और वजह? ओरल कैंसर तो है ही टॉप पे, पर जिनमें अब राइज देखोगे आप, लंग, एंडोमेट्रियम, ब्रेस्ट और कोलोरेक्टल कैंसर्स। कोलोरेक्टल में एक फूड पाइप कैंसर भी आ जाता है। ये 5 कैंसर है जिनका राइज बहुत सिग्निफिकेंटली हो रहा है। अब ब्रेस्ट और यूट्रस के कैंसर को तो मैं ओबेसिटी से रिलेट करूंगा, फिजिकल इनएक्टिविटी एंड ओबेसिटी। कोलोरेक्टल कैंसर को मैं डाइट से रिलेट करूंगा। जैसे एसिडिटी होती है, एसिडिटी से भी कैंसर होता है, पर हम उसको गैस मान के उसको नेग्लेक्ट बहुत लंबे टाइम तक करते हैं। आपके फूड पाइप की लेयर और आपके पेट की लेयर डिफरेंट है। पेट में एसिड रिलीज होता है, वो एसिड ऊपर नहीं आना चाहिए। एसिड जो ऊपर आता है तो उस लेयर को जलाता है, जलाएगा तो वहाँ सेल चेंज होंगे, सेल चेंज होंगे तो कैंसर सेल्स में कन्वर्ट होंगे, जिसको हम सीने में जलन कहते हैं yes. आम भाषा में। तो अगर एसिडिटी हो रही है तो उसको करेक्ट करना है, उसका रीजन ढूंढना है। तो एसिडिटी का एक बैक्टीरिया होता है, एच पाइलोराई कहते हैं, अगर वो भी कैंसर फॉर्मेशन करता है, तो अगर आपको पता है तो आप उसको पहले करेक्ट कर सकते हो। सो ओबेसिटी, डाइट, जो फैक्टर्स इनको मतलब इंक्रीज करा रहे हैं। एंड जो लंग कैंसर है, लंग कैंसर है, आज पॉल्यूशन लगाओ, स्मोकिंग लगाओ, इस ट्रेमेंडस कि भाई सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। फिर हमारा जो हम डिटेक्ट करने की पावर भी हमारी बढ़ गई है, हमारी टेस्टिंग बहुत हो रही है, तो लोगों में अब थोड़ा अर्ली डिटेक्शन शुरू हुआ है, पर हमारी उसको कैचिंग की भी चीज़ें बढ़ गई कि हम उसको जल्दी पकड़ पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कैंसर की नंबर्स को बढ़ा रहे हैं। और डॉक्टर साहब, आजकल क्योंकि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, तो जो कैंसर के इलाज है वो भी काफ़ी एडवांस हो चुका है। क्या आप हमारे ऑडियंस को ये समझा सकते हैं कि अब आज के दौर में किस तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हैं और कैसे इन टेक्नोलॉजीज़ ने कैंसर के इलाज को थोड़ा आसान बना दिया है, पेशेंट के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी? 3 डिपार्टमेंट है। कीमोथेरेपी का डिपार्टमेंट, उसको मेडिकल ऑन्कोलॉजी कहते हैं हम, रेडिएशन और सर्जरी। अगर आप सर्जरी में न्यू इनोवेशंस और डेवलपमेंट देखोगे कि हम ऐसी सर्जरी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जिसमें पेशेंट को, शरीर को कम से कम फर्क पड़े, रिकवरी फास्ट हो, ब्लड लॉस ना हो और कैंसर सेल्स की क्लियरेंस भी अच्छी हो। सो ओपन सर्जरी, फिर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, आजकल हम रोबोटिक सर्जरी की बात करते हैं। सो रोबोटिक सर्जरी लेटेस्ट इनोवेशन हमारे पास अवेलेबल है जिसमें ये सारे बेनिफिट्स हैं। एक, ब्लड लॉस नहीं होता, अर्ली रिकवरी है, आपके फंक्शंस मीन्स आपका चलना फिरना, घूमना फिरना जल्दी हो पाता है, फिजिकल एक्टिविटी पहले कर पाते हो आप, प्लस कैंसर क्लियरेंस भी बेटर होती है। कॉम्प्लिकेशन रेट आर वेरी लेस, मतलब कॉम्प्लिकेशंस कम है। क्यों? वो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि उसमें आपको बड़ा दिखता है, 3D दिखता है, प्लस एक सर्जन, अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्या है रोबोटिक सर्जरी का, रोबोटिक सर्जरी 4 आर्म्स होते हैं, वो पेट पे हैं और सर्जन दूर बैठ के सर्जरी करता है, तो चारों इंस्ट्रूमेंट सर्जन के कंट्रोल में है। अगर मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे अंडर सब कुछ कंट्रोल में, तो मैं बेटर काम करूँगा रेदर देन 3 लोग मिलकर वो काम कर रहे हैं। तो वो ये मेन बेनिफिट रोबोटिक सर्जरी का है। तो रोबोटिक सर्जरी मीन्स कैन बी डन, कि हर कैंसर के लिए कर सकते हो, पर इतना बड़ा कैंसर है उसको निकालना तो रोबोट नहीं निकालेगा, उसके लिए तो कट दे के ही सर्जरी होगी। तो कब किसका करना है वो डॉक्टर बताएगा। तो अगर सर्जरी में आप बात करोगे तो रोबोटिक सर्जरी इनोवेशन है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। अब हम आते हैं रेडिएशन में। तो रेडिएशन में आप किसी भी एरिया में रेडिएशन देते हो तो आप नॉर्मल सेल्स को भी रेडिएशन दे रहे हो और कैंसर सेल्स को भी दे रहे हो। तो आप कोशिश करते हो कि भी नॉर्मल सेल्स को नहीं दी जाए और कैंसर सेल्स को ही मिले, तो आप ऐसी टेक्नोलॉजी ला रहे हो जो उसी एरिया को रेडिएशन दे। तो हम उनको टेक्नोलॉजी के नाम ले लेते हैं कि भी हम प्रोटोन थेरेपी की बात करते हैं कि प्रोटोन थेरेपी में नॉर्मल एरिया को कम रेडिएशन लगती है, बट इज़ वेरी कॉस्टली, काफ़ी महंगी। तो पहले जो नॉर्मल रेडिएशन होती थी उसमें बचाने की कोशिश करते थे हम, उसको टेक्निक को IGRT, IMRT ऐसी बातें करते थे। सो प्रोटोन थेरेपी एक आई जो नया डेवलपमेंट आया, बट बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट है। फिर हम आगे कीमो वाले डिपार्टमेंट में, मेडिकल ऑन्कोलॉजी।
कीमोथेरेपी ही सुनते थे, फिर हमने टारगेट थेरेपी सुनना शुरू किया। कीमो मीन्स नॉर्मल सेल्स, कीमो मीन्स कैंसर सेल्स, दोनों को किल करेगी। टारगेट मीन्स मेनली कैंसर सेल्स पे असर करेगी, पर उसके अपने कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। इम्यूनोथेरेपी मीन्स हमारी इम्यून सेल्स को एक्टिवेट करेगी और हमारे इम्यून सेल्स कैंसर सेल्स को खाएंगे, तो साइड इफेक्ट बहुत कम है पर कॉस्टली है। तो ये 3 डेवलपमेंट थी, भी आप कीमो से इम्यूनो टारगेट पे गए, पर हर पेशेंट को आप टारगेट और इम्यूनोथेरेपी नहीं दे सकते। उसके लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं, जेनेटिक कुछ मार्कर टेस्ट करते हैं, फिर आप वो थेरेपी दे पाते हो। अब जैसे ब्लड कैंसर की बात करते हैं, तो ब्लड कैंसर में हम कीमोथेरेपी की बात करते थे, फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात करते हैं। आजकल नई टर्म आ रही कार्ट टी सेल थेरेपी। कार्ट टी सेल थेरेपी एक तरह से इम्यूनोथेरेपी ही है, एडोप्टिव टी सेल थेरेपी कहते हैं, जिसमें हम टी सेल्स, हमारे सेल्स हैं जिनको एक्टिवेट करते हैं और कैंसर सेल्स को किल करते हैं। तो ये डेवलपमेंट आ रही हैं, बट अगर आप फ्यूचर का डेवलपमेंट देखोगे जिस पे हम फोकस्ड हैं, जीन थेरेपी एक वर्ड है कि भी जीन जो डिफेक्टिव हुआ उसको आइडेंटिफाई करो, क्या उसको हम करेक्ट कर सकते हैं, या हम कुछ ऐसे मार्कर्स ढूंढ सकते हैं कि जिसके बेस पे हम ओरल टैबलेट या टारगेट थेरेपी दे पाएँ ताकि पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हो पाए। 2 साल पहले एक स्टडी आई थी यूएस से कि भी स्टेज 4 का रेक्टम कैंसर क्योर्ड। इट्स नॉट कॉमन, इट्स वेरी अनकॉमन, बट गुड थिंग। क्यों? क्योंकि उसमें मैंने इम्यूनोथेरेपी के मार्कर किए, इम्यूनोथेरेपी के मार्कर पॉजिटिव आए, इम्यूनोथेरेपी दी, दे वर क्योर्ड। अब हम कैंसर वैक्सीन पे जा रहे हैं कि क्या कैंसर वैक्सीन हो सकते हैं। तो कैंसर वैक्सीन में मैंने आपको बताया कि एक कैंसर वैक्सीन जो डेवलप हुआ है वो प्रिवेंटिव कैंसर वैक्सीन है, कि भी वो होने से बचाएगा। हम किसकी बात करना चाहते हैं? कैंसर होने के बाद क्या ऐसा कोई वैक्सीनेशन है जो ठीक कर पाए? रिसर्च उन पे चल रही है। तो वो एक मतलब आने वाले टाइम में फ्यूचर की डेवलपमेंट है कि भी कैंसर वैक्सीन, जीन थेरेपी, ये चीज़ अगर अवेलेबल हो पाई तो हम इस बीमारी को ट्रीट कर पाएंगे। पर जब तक हमारे पास ये नहीं है, व्हाट इज़ माई रोल? आई कैन डू सर्जरी, आई एम ए सर्जन, बट मेरा रोल उससे पहले है कि मैं आपको अवेयर करूं अबाउट टू डिटेक्ट दिस कैंसर एट अर्ली स्टेज। जी, मैं आपको अवेयर करूं, मैं आपको एक्सेस दूं हेल्थ केयर की, ताकि आप उसको जल्दी ट्रीट करो। तब तक हम यही कर सकते हैं। और मेरा आखिरी सवाल डॉक्टर साहब आपसे ये है, आप कैंसर के इतने सारे पेशेंट्स देखते रहे इतने साल, आप इलाज भी करते हैं, अगर आपको हमारे ऑडियंस को कैंसर से जुड़ी एक जानकारी देनी है, वो क्या होगी? एक पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम एन ऑन्कोलॉजिस्ट क्या होगी? देखो, अगर कैंसर का आपको ट्रीटमेंट करना है तो पहली चीज़ अवेयरनेस। यू शुड बी अवेयर अबाउट योर हेल्थ, मीन्स आपको अपनी हेल्थ का खुद ध्यान रखना है। सेकेंड वर्ड है एक्सेस टू हेल्थ केयर। एक्सेस टू हेल्थ केयर, आई एम सॉरी, बट मुझे पता है कि सबको एक्सेस टू हेल्थ केयर नहीं है, खासकर कैंसर के ट्रीटमेंट में। रीज़न है कि भी आपका कैंसर का ट्रीटमेंट हर जगह अवेलेबल नहीं है, और अवेलेबल भी है तो प्राइवेट सेक्टर में, जिसको आप अफोर्ड नहीं कर सकते। उसका सोल्यूशन एक ही है, दैट इज़ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स को अवेल करने में टाइम लगता है, बट अगर आपके पास अपना पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस है तो आपको वो इकोनॉमिक बर्डन नहीं रहेगा। क्योंकि जितना मैंने अपनी लाइफ में देखा है, अपने इस 20-25 साल के करियर में, लोग कैंसर का ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं पर वो करा नहीं पाते बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक्स, मीन्स पैसे की वजह से। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो फिर आप ट्रीटमेंट करने में झिकझिकाएंगे नहीं, आप आराम से ट्रीटमेंट करा सकते हैं। सो मेरा पीस ऑफ एडवाइस थ्रू दिस चैनल इज़ दैट कि भी एक्सेस शुड बी फॉर एवरीवन, बट अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हो, अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो। और हेल्थ इंश्योरेंस अगर आप मुझसे पूछोगे 10% लोगों के पास भी नहीं है। जी, इसीलिए मैं ये बात कह रही हूँ कि चाहे सरकार हो, चाहे वो हेल्थ केयर सेक्टर हो, सबको मिल के ये कोशिश करनी चाहिए कि जो कैंसर का इलाज है उसको थोड़ा और अफोर्डेबल बनाया जा सके। क्योंकि आप जैसे आपने कहा कि मेडिकल इंश्योरेंस लेने के बाद भी वो खर्चा पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि इतना ज़्यादा महंगा है कैंसर का इलाज। तो आई थिंक बहुत सारे लोगों को, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो आपका पूरा हेल्थ केयर सेक्टर है, जो सरकार है, उसको मिल के ये कोशिश करनी होगी कि जो कैंसर का इलाज है वो एक आम इंसान के लिए अफोर्डेबल बनाया जा सके, ताकि बेहतर से बेहतर इलाज हर इंसान अफोर्ड कर पाए कैंसर का। सो ये 2 वे रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एक, एज ए कॉमन पर्सन मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान दूँ, रेगुलर चेकअप कराऊँ, ताकि जल्दी ट्रीटमेंट हो जाए और कम ट्रीटमेंट हो जाए। सेकेंड रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की, अगर हम ऐसी कोई स्कीम ला पाते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर दबास, हमें कैंसर से जुड़ी इतनी ज़रूरी जानकारी देने के लिए। और हमारा जो ऑडियंस है,
मैं चाहती हूँ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और जो डॉक्टर साहब ने हमें इतनी काम की टिप्स बताई हैं उन्हें नोट डाउन कर लीजिए। जिन टेस्ट का जिक्र डॉक्टर साहब ने किया है उन्हें लिख लीजिए ताकि ये जानकारी किसी ज़रूरतमंद के काम आए। और डॉक्टर दबास, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू।